I had already told you that in my previous lecture I had discussed a lot of things about the predations, and I had told you in my previous lecture that in next lecture we will discuss the overall scenario of the conservations, or you can say the with direct relation with the conflict management. तो आज हम बात करेंगे कंजर्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए जिसका डायरेक्ट रिलेशन हमारा किससे है, कॉन्फ्लिक्ट से है, ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट से कह लीजिए, या वाइल्ड लाइफ टाइगर कॉन्फ्लिक्ट से कह लीजिए, या वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट कर लीजिए। सो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने कुछ लेक्चर्स में कि हमारे पास में 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जिसका हमने नाम दिया था कंपटीशन, प्रेडेशन एंड द रिप्रोडक्शन, एज यू नो वेरी वेल, एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ माय डियर फ्रेंड, कम टू द पॉइंट। सो कंपटीशंस की हमने अगर बात करी थी तो हमने डिस्कस किया था कि कंपटीशंस में ये मान के चलिए कि यहाँ पर 2 टाइप का कंपटीशन होगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया था। इट मींस व्हाट? इट मींस द इंट्रा स्पेसिफिक, और यू कैन से द इंटर स्पेसिफिक। मींस इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मींस व्हाट यू से, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जहां पर अपनी 2 डिफरेंट स्पीशीज में टाइगर को स्ट्रगल करना पड़े, जैसे कि सिंपेट्रिक स्पीशीज है, उसमें हम लोग नाम ले सकते हैं किसका, लेपर्ड को ले सकते हैं, हम लेपर्ड की दूसरी वैरायटी को ले सकते हैं, हाइना को ले सकते हैं, वाइल्ड डॉग को ले सकते हैं, या इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये मान सकते हैं कि उस इकोलॉजी में, उस डिपेंडेंसी में, और जो भी इकोलॉजिकल और सर्वाइवल जो भी नीड्स हैं उस पर, उस रिसोर्स और सोर्स पे टाइगर के अलावा अगर कोई और उसके साथ रहने वाले एनिमल भी साथ में रह रहे हैं, जिससे उसको क्या करना पड़ रहा है, इंटर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है, तो दैट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ऑन द अदर हैंड वी हैव द इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मींस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज और विद इन द सेम स्पीशीज। सो ये जो 2 स्ट्रगल है, इंट्रा और इंटर, इट मींस ये हो गया, एक तो टाइगर को अपनी ही स्पीशीज के साथ में, अपने ही इंडिविजुअल के साथ में फाइट करना। सपोज तो भी आप ये मान लीजिए, हम इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक छोटे से एरिया में मान लीजिए 20 टाइगर्स हैं, और वहां पर जो प्रे बायोमास है, या जो उसका क्या नाम कहते हैं, जो फूड है, या और इकोलॉजिकल नीड है फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक कंपटीशन, प्रेडेशन एंड रिप्रोडक्शन, तो वो 20 के 20 टाइगर को आपस में फाइट करना पड़ेगा, जहां पर आप लैमार्किज्म और डार्विन की बात हम लोग बाद में करेंगे। दूसरी चीज यहां पर आती है कि उसी एरिया में ये जरूरी नहीं है कि टाइगर हो, और दूसरे वाइल्ड एनिमल भी हो सकते हैं। तो जो कार्निवोर्स हैं, जो उनका हैबिटेट है कार्निवोर्स का, अगर उस हैबिटेट में आप ये मान के चलिए कि टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, हाइना भी है, ढोल भी है, जैकाल्स भी है, तो सारे कार्निवोर्स का जो प्रे बायोमास होगा वो करीब करीब एक जैसा होगा। क्लियर? सो अब यहां पर दूसरी बात में आती है, यहां पर दैट इज व्हाट यू कॉल द प्रेडेशन। सो प्रेडेशंस में ध्यान रखिए, यहां पर प्रेडेशंस हमारा 2 टाइप का प्रेडेशंस हो गया। प्रेडेशन का मतलब एक तो हम ले लेते हैं इसको व्हाट यू कॉल दैट इज नेचुरल प्रेडेशंस। क्लियर? एंड दूसरा यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल या अननेचुरल प्रेडेशंस। अब नेचुरल प्रेडेशंस का मतलब ये हो गया कि यहां पर 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स हमारे आते हैं दिमाग में। वो क्या? एक कैपेबल है, मतलब जो हमारा टाइगर है वो कैपेबल है नेचुरल फूड को किल करने के लिए, उसके कैनाइन वो फिजिकली फिट है, एम्पल पोटेंशियल है, उसमें वो सारी स्पेशलिटीज, उसमें वो शारीरिक पावर है जिससे वो अपना फूड ले सकता है। दूसरी तरफ आता है कि अगर वो नॉन कैपेबल है, नॉन कैपेबल मीन्स व्हाट? मीन्स ही और शी इज नॉट एबल टू take the food naturally or in the wild habitat. It means they become not a good predator. तो अगर वो नॉन कैपेबल है, उसके कैनाइन टूटे हुए हैं, उसमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज है, उसमें उसके क्लॉज खराब हैं, या उसमें कोई और ये मान के चलिए कि डिफेक्ट है, राइट? सो इस तरीके से अगर होगा, अगर ये टाइगर मान लीजिए नहीं प्रे कर पाता है जंगल में, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, जो इसका जो ये प्रेडिशन होगा वो क्या होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे इसको लाइव स्टॉक प्रेडेशन। लाइव स्टॉक प्रेडेशन। लाइव स्टॉक प्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एनिमल, ऐसा टाइगर जो कि नॉन कैपेबल है, वो कैपेबल नहीं है अपनी वाइल्ड एरिया में रहने के लिए, तो इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए जहां पे उसको ये फूड इजीली मिल जाए। तो डेफिनेटली वो कहां पर आएगा, वो ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में आएगा, जहां पर उसको इजी प्रे लाइक गोट,
लाइक बफेलोज या और जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो पालतू जानवर है, मिलेगा। तो ये एक मेजर कॉज होगा हमारा, किसका मेजर कॉज होगा, किस चीज के लिए, व्हाट यू कॉल द कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहला नंबर आएगा यहाँ पर व्हाट यू कॉल द मूवमेंट पैटर्न, दैट इज वो कॉल्ड द मूवमेंट पैटर्न ऑफ द टाइगर, कि वो दिन में आ रहा है, रात में आ रहा है, या कितनी बार आ रहा है। दूसरा पॉइंट हमको यहां पर देखना पड़ेगा कंजर्वेशन और मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट यू कॉल मींस कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। अगेन उसके बाद में और एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज नोन एज ग्रेजिंग पैटर्न। क्लियर, यहां पर ग्रेजिंग पैटर्न की बात मैं कर रहा हूं, तो ग्रेजिंग पैटर्न का मतलब ये हो गया कि किसी रिजर्व में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पे टाइगर है, उसके चारों तरफ रहने वाले कुछ आपके फार्मर्स भी होंगे, कुछ पीपल्स भी होंगे, कुछ कम्युनिटी भी होंगी, और वो अपने एनिमल को ग्रेजिंग कराने के लिए अगर कोर एरिया में जा रहे हैं, तो इस तरह के टाइगर, नॉन कैपेबल और कैपेबल टाइगर के लिए इस तरह का जो एनिमल होगा, इस तरह का जो प्रे होगा, वो बहुत ईजी होगा। तो यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आती है, वो आती है प्रे बायोमास इंडेक्स। नाउ प्रे बायोमास इंडेक्स जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रे बायोमास इंडेक्स का मतलब यहां पर ये हो गया कि जिस पर्टिकुलर एरिया में, रिजर्व में या फिर किसी फॉरेस्ट में, या टाइगर की अपनी नेचुरल हैबिटेट में, अगर वहां का प्रे बायोमास मतलब उसके लिए खाना आप ये मान के लिए कि प्रॉपर कंडीशन में उपलब्ध नहीं है, या उसको प्रचुर मात्रा में, आप ये कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में अगर उसके लिए भोजन यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उसको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा कि इस प्री बायोमास इंडेक्स जो कोर एरिया में नहीं है, उसको कहां पर आना पड़ेगा, उसको डेफिनेटली अपने कोर एरिया को छोड़कर बाहर आना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं पर मूवमेंट पैटर्न और ग्रेजिंग या फिर लाइव स्टॉक प्रेडेशन या फिर ह्यूमन किल या फिर इजी प्रे की तरफ वो उसको बढ़ावा देगा। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। क्लियर। नाउ आफ्टर दैट प्रीडेशन के बाद में अगर हम बात लेते हैं कुछ रिप्रोडक्शंस की, सो एज यू नो रिप्रोडक्शन इज आल्सो वेरी वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द टाइगर कंजर्वेशन। सो रिप्रोडक्शन के केस में सबसे पहले हमको यहां पर ये देखना पड़ेगा उस एरिया में जहां पे टाइगर और टाइगर्स रह रहे हैं, वहां का पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स मीन्स मेल और फीमेल, यहां पर कितने मेल है और कितने फीमेल है। इट इज मीन्स देयर इज नो एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल फाइट बिटवीन द टाइगर और टाइग्रेस फॉर द मीटिंग पर्पज, वन थिंग। सो वहां का पॉपुलेशन डायनामिक्स हमको देखना पड़ेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उसमें कितने एडल्ट हैं, कितने मीटिंग के लायक हैं, कितने रिप्रोडक्टिवली वायबल है, दिस इज द थिंग्स। नाउ आफ्टर दैट अनदर वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वी हैव द जेनेटिक वायबिलिटी। नाउ जेनेटिक वायबिलिटी का मतलब ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो हम जोड़ेंगे पॉपुलेशन डायनामिक से, मतलब कितने ब्रीडिंग फीमेल और कितने ब्रीडिंग मेल वहां पर है। सो स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में फ्रॉम नवंबर टू फरवरी इज अ स्पेसिफिक रीजन इन सम स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द इंडिया, इट इज वेरी कॉमन टेरिटोरियल फाइट विल टेक्स प्लेस, और टेरिटोरियल फाइट में हारा हुआ टाइगर, इंजर्ड टाइगर हमेशा कहां भाग जाता है, अपने कोर एरिया से बाहर की तरफ भाग जाता है, जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का या फिर एक नेगेटिव इंटरेक्शन का विद द कम्युनिटी इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन काउंटरपार्ट्स इन ऑल ओवर द क्रॉस द इंडिया। आफ्टर दैट जेनेटिक वायबिलिटी के बाद में हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जीन फ्लो। नाउ जीन फ्लो मींस व्हाट? जीन फ्लो का मतलब यहां पर ये हो गया कि ऐसा मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलर यहां पर कोई पर्टिकुलर एक हैबिटेट है, हैबिटेट ए, और यहां पर एक दूसरी हैबिटेट है, हैबिटेट बी, और यहां पर जेनेटिक जीन फ्लो का मतलब यह हुआ कि कोई ए पॉपुलेशन बी पॉपुलेशन की तरफ जा रही है और बी पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन की तरफ आ रही है। ये जो बीच का पोर्शन है इसको आप लोग बोलते हैं कॉरिडोर्स। तो अगर ये कॉरिडोर रिच नहीं है, कॉरिडोर डिस्टर्बेंस है, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस है, जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो कोसी कॉरिडोर इज अ वेरी फेमस कॉरिडोर। दिस इज The Kosi corridor is between the Corbett and the Ramnagar forest division, और बीच में कोसी रिवर के किनारे बहुत सारे रिजॉर्ट, बहुत। नाउ माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्बेट का एग्जांपल दिया कि यहाँ पर ये रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है, एक दूसरा हैबिटेट है, और यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो इसके बीच में कोसी रिवर बह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीन फ्लो, अगर जीन फ्लो बहुत अच्छा रहेगा
तो यहाँ पर जेनेटिक वायबिलिटी भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ टाइगर भी बढ़ेंगे और उनके लिए रिचनेस का जो पूरा एरिया है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पे होटल, रिजॉर्ट या कुछ और चीजें बन जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं पर आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जीन फ्लो कंसेप्ट। और इसके बाद में हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है मेटा पॉपुलेशन। Meta population itself, the dynamics of meta population is very different type of population. It means what? कि किसी कोर एरिया में, मान लीजिए ये हमारा एक कोर एरिया है, इस कोर एरिया में मान लीजिए 50 टाइगर है, यहां से 5 टाइगर कहीं बाहर निकल गए, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन अलग बना ली। तो ये हमेशा ये जो पॉपुलेशन होती है ये ट्रांजिएंट होती है, कभी भी एक जगह पर ये इकट्ठा नहीं रहती, कहीं पर भी एक जगह पर ये क्या होता है, रुकती नहीं है। तो जब रुकती नहीं है तो डेफिनेटली ये इसके मोर चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, और इसके मोर चांसेस होते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पज of the ecological needs, food, and you can say the all type of ecological needs or the personal need, or you can say the sociological needs. So in every overall dynamics में यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको ये आता है कि ये जो ट्रांजिएंट एनिमल्स है ये हमेशा ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप की तरफ चला जा सकता है या और कहीं पे भी चला जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपसे आज के लेक्चर में बात करी कि ये इतने कंपोनेंट्स हैं जिस पर हम लोग क्या करते हैं, जिस पे हम लोग कंजर्वेशन के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। और इनसे कहीं बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट आता है वो उस कंसेप्ट को आप लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट, और यू कैन से द कॉग्निशंस। व्हाट यू कॉल दैट इज नोन एज स्ट्रेस और कॉग्निशंस। और इन सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारा पीपल, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो एक ट्राइंगल यहां पर बनता है, एक ट्राइंगल यहां पर बनता है जिसको आप लोग बोलते हैं पीपल, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ द टाइगर। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड द पीपल। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इकोलॉजी को चेंज करके मैं यहां पर अगर मैं इकोनॉमिक्स लिख दूं तो इकोनॉमिक्स का मतलब यहां पर ये मान के चलिए कि वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड द वैल्यू ऑफ पीपल मींस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, बट दे आर नेचर प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर मैन नीड बट नॉट ग्रीड। This is a very beautiful dialogue of the Mahatma Gandhi. I had just share with you that कि इन्वायरमेंट और पीपल के बीच में एक इकोनॉमिकल रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सोर्स और रिसोर्स को हम उतना ही यूज करें। सेम कंडीशन जब आपने कॉरिडोर को डिस्टर्ब कर लिया, मतलब यहां पर पीपल इकोनॉमी बढ़ गई तो यहां पे नेचुरल इकोनॉमी क्या हो गया, लॉस हो गया, टाइगर को प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट हो गया, हमने जंगल काटना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे काटना शुरू कर दिया, तो यहां पर इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस है। इसी तरीके से दूसरा एक कंसेप्ट यहां पर आता है दिस इज नोन एज गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल का मतलब ये हो गया कि यहां पर दो इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है आपका व्हाट यू कॉल द पीपल्स स्पेशली। यहां पर हम लेंगे इसके एक पॉइंट पे लेंगे हम लोग दैट इज नेचर नर्चिंग, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग से डिस्कशन किया था। दूसरा यहां पर आ गया दैट इज नोन एज कंजर्वेशन, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। सो इन केस ऑफ द कंजर्वेशन यू नो दैट the major part is the conservation and this is known as economic deployment, or you can say the what you call this is known as economical deployment या economical development आप उसको बोल सकते हो। तो economical development को आपने सबसे ऊपर रखा, लेकिन ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे कॉरिडोर डिस्टर्ब कर दिया, हमने बिल्डिंग्स बना ली, टाइगर के 2 वाइबल हमने हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर दिया, जीन फ्लो रुक गया और यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का जो लेवल है, टाइगर का मूवमेंट स्टॉप हुआ, मूवमेंट स्टॉप होने की वजह से जो है टाइगर को प्रॉब्लम होने लगी और ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन जो हो गया वो किस टाइप का हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से कंजर्वेशन की जब आप बात करते हैं तो नेचर का जो नर्चिंग है, नेचर का जो डेवलपमेंट है, उस नेचर के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं तक हम नहीं रोकना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जब ये सारी चीजें हिट होती हैं तो डेफिनेटली आपके सामने क्या आता है, आपके सामने आता है कॉन्फ्लिक्ट। सो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम वन बाय वन कवर करेंगे अपने अनदर लेक्चर्स में। सो आज मैंने डिस्कस किया आपसे गोल्डन ट्रायंगल और पीपल, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। सो इकोनॉमिक ऑफ एनवायरनमेंट और इकोनॉमी ऑफ इकोलॉजी
is very important in nowadays, in a current scenario in the human dominated landscape, where tiger is of course umbrella species, but human beings are the topmost well educated species, or you can say the animal of this world, because this is the animal which is highly qualified and know every pros and cons of all aspect of the tiger conservation, etc. Thank you very much, my friends.